अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। और नाजरीन, बात करेंगे आज की मार्केट की, हाँ, क्योंकि आज हफ्ते का स्टार्ट था। और जैसे कि जो न्यूज़ आ रही थी वो यही थी। ऑन ऑफ सडन जो हमें न्यूज़ आई कि मार्केट जो है, क्योंकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, जो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वॉर की एक थे कि अटैक्स होने वाले हैं, वो थोड़ा सा रुक गए हैं। थोड़ी सी बात जो है टेबल टॉक तक आ गई है। लेट्स सी। और जो है रिसेंटली ट्रम्प साहब का ये भी कहना है कि वो सऊदीया और ये जितने भी खलीज ममालिक हैं, इनके कहने के ऊपर जो है ये मीटिंग होगी और दोपहर में होगी वहाँ के। लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। होप फॉर द बेस्ट। और इसी न्यूज़ को जो है आज की मार्केट ने सेलिब्रेट किया। यस। और जो है एक थोड़ी सी गैप ओपनिंग के साथ जो है मार्केट की शुरुआत हुई है। और आगे किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, क्या रहता है, किस चीज़ का इम्पैक्ट किस पे पड़ने वाला है, कौन से सेक्टर पे, आज हम थोड़ी बात करेंगे। जी हाँ, और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हफीज साहब। जी हाँ, जो कि किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स में एज अ सीईओ हैं। यस। उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ नादिया, थैंक यू इनवाइट करने का। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू दिस सेशन वंस अगेन। और सर, आज काफ़ी अच्छा दिन था, बड़ा मज़ा आया। आज मार्केट में उनके लिए बड़ा अच्छा था जिन्होंने थोड़ा सा पेशेंस करके जो है वो चीज़ें रखी, और जो है आज उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग एंजॉय किया। लेकिन ये कि आज की मार्केट को अगर हम देखें तो एक अच्छा था स्टांस। क्या कहेंगे? और जो है किन सेक्टर्स के ऊपर आपने इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखा, और क्या वजह रही, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से बताएं। अच्छा, हमने उस वक्त कहा था कि जो हम्म। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब टारगेट ना भी करें, आप सिर्फ ये देखें कि इंडेक्स हैवी स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब बाइंग करेंगे तो उन्हीं में करेंगे। तो हम्म। हमने सिर्फ इंडेक्स हैवी स्टॉक्स उठाए और हमने देखा कि उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो राइट। आप, तो अगर लास्ट हमारा प्रोग्राम 24 जुलाई को हुआ था, हमने हम्म। जो रेकमेंड किए थे वही इंडेक्स हैवी थे। इस बिल्कुल वो था बगैर इस बात को देखे कि कौन सी जो है वो स्टॉक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उस वक्त एसएनजी भी आपको पता है नहीं चल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल हम्म। डेड स्टॉक था। तो बहरहाल सीमेंट्स ने बहुत अच्छा किया है सिंस देन। और हम्म। ऑयल गैस मार्केटिंग भी आज चल गया है। जैसे एसएनजीपी आज अच्छा परफॉर्म किया है, पीएसओ अच्छा किया है। तो कुछ स्टॉक्स ने हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही परफॉर्म किया। अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, सब ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। कुछ ने नहीं दिया, अभी हब पावर, ओजीडीसी ये फ्लैट ही हम्म। है। पीएसओ भी हम्म। बड़ा है। लेकिन ओवरऑल जो है वही, अगर हम सिर्फ इंडेक्स हैवी अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स देखें तो इंडेक्स ने अगर 4.25% किया तो उन्होंने तकरीबन 4.5% किया है। तो मोर लेस वही जो है वो रिटर्न परफॉर्मेंस है अच्छे स्टॉक्स की। तो अच्छा रिटर्न है 4-5 दिन में, मेरे ख्याल से 5% का रिटर्न अच्छा रिटर्न है। और वही आपने जैसे बात शुरू की, और आगे का डिस्कस करते हैं फिर, अब जैसे जैसे मार्केट हमारी बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि रिफाइनरी पॉलिसी आई, एटीआरएल ने बड़ा अच्छा आज जो है एक मूव दिखाया, आपने बताया। हम देख रहे हैं रिफाइनरी में सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस अभी जो आउट क्लास चल रही है वो पीआरएल में चल रही है। और जो है बड़े कम दिनों में उसने एक अच्छा जंप मूव दिया है। ये क्या, ये सिर्फ स्पेशली इस हमने इस ट्रिप में देखा है कि ये इस तरह से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम चल रही है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्क्रिप्ट के हवाले से, तो ये इस क्या वजह है, क्या खासियत है जो इस स्क्रिप्ट ने ज़्यादा जो है रिफाइनरी पॉलिसी की चीज़ को एब्जॉर्ब किया, या क्या वजह थी तो इसमें ज़्यादा हमें मोमेंटम नज़र आया एज कम्पेयर टू द अदर वन। पीआरएल का जो मूव है बहुत डेंजरस है। हम्म। और डेंजरस इन द सेंस कि आप इस तरह देखें कि इसका जो फ्री फ्लोट है
हम्म। जो सॉरी जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि फ्यूचर्स में जो इसका वॉल्यूम है, उसमें 70% प्लस शॉर्ट सेलिंग का वॉल्यूम है। आपको हाँ, पता है, फ्यूचर्स के अंदर 70% जो है वो, तो आपने इसका मूव भी आज देखा कितना, 9 7 या 8% है, प्लस चला गया था ऐसा ही है। और फिर नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग हुई है बहुत तेजी से, और लोगों ने जो है वो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जिनमें शॉर्ट लोगों ने किया हो, 70% तक शॉर्ट किया हो और फिर भी वो स्टॉक चल रहा हो। तो आई डोंट नो हो क्या रहा है पीछे, क्योंकि इतने सारा शॉर्ट करने वाले लोग गलत नहीं हो सकते। हम्म। और जो जो वो कब जीतेंगे, उनके उनकी हिम्मत खत्म कब होगी, या वो कवर कर लेंगे शॉर्ट, तो कुछ मूव इसका उल्टा सीधा हुआ हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ हुआ है कि शॉर्ट करने के बावजूद ये बढ़े जा रहा है। तो अब आई डोंट नो क्या हो रहा है। और शायद इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि क्योंकि शॉर्ट इंडिविजुअल्स करते हैं हम्म। और कॉर्पोरेट्स बाइंग करते हैं, हो सकता है कॉर्पोरेट बाइंग हो किसी टाइम किसी साइड पे, अच्छा। या फिर कोई इंडिविजुअल ही है जो इसको शॉर्ट्स क्यों के उसके उसको लॉन्ग करना चाह रहा है। तो पर इसको अवॉइड करें, बहुत खतरनाक हद तक शॉर्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, सही बिल्कुल। और जो है इसके अलावा यहाँ पर सर ये भी मैं पूछूंगी कि कुछ बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, फंडामेंटली भी बड़े स्ट्रांग हैं, सब कुछ है, लेकिन उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है, जैसे एनपीएल एनसीपीएल की अगर हम बात ले रहे हैं। क्या वजह है, क्यों स्टक हुए हुए हैं, क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, हमने वो ये कॉन्सेप्ट काफी दफा डिस्कस किया है कि हम्म। हमारी मार्केट में आइटम उठता है हम्म। और उसका डे होता है। जब हम्म। उसका डे खत्म हो जाता है तो वो साइड पे हो जाता है। अच्छा। बहुत दफा जो हाँ। स्टॉक्स हैं वो, उनकी न्यूज रेलेवेंट होती है और वही न्यूज जब आ जाती है तो वो इरेलीवेंट हो जाता है। उल्टा चलता है ना, यहाँ पे बाय ऑन न्यूज होता है, बाय ऑन र्यूमर होता है, सेल ऑन न्यूज होता है। तो वंस न्यूज आ गई, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या डिटेल है, कितनी बुकिंग हो गई, तो सबने फिर हिसाब लगा लेते हैं कितना प्रॉफिट होगा, कितनी ईपीएस होगी। तो जब नोन होता है हर चीज, तो फिर जरूरी नहीं है वो स्टॉक चले। अभी आप इसकी मेपल की एग्जांपल ले लें, मेपल ने अच्छा रन दिया, लेकिन बिफोर द रिजल्ट दिया। जिस हाँ। दिन रिजल्ट आया या उससे 2 3 दिन पहले इसको, इसकी में अच्छी खासी जो है वो डिक्लाइन आया, और फिर रिजल्ट डे के बाद कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। तो मार्केट की एक नॉर्म है, ये रिजल्ट से पहले लोग एस्टिमेट करते हैं और उस पर मार्केट ज्यादा चलती है। तो जब कोई गेम कह लें, या जब कोई स्पेकुलेशन का एंड हो जाता है, और वो आमतौर पे न्यूज आने पे होता है, तो वो जब न्यूज आ जाती है तो उसमें कोई चार्म कोई खास रह नहीं जाता। हम्म। तो फिर अगर इसी तरीके से जैसे आपने अभी बात की कि न्यूज आ जाती है तो उसमें कोई चार्म नहीं रहती, अब रिफाइनरी पॉलिसी का था कि भाई रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, आ गई, तो वो जो चीज़ थी उस सेक्टर ने कंज्यूम कर ली है, या अभी भी कुछ स्क्रिप्ट में है जो उस हवाले से परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, या वो चीज़ कंज्यूम हो चुकी है। मेरे ख्याल से काफी हद तक कंज्यूम हो गई, पहले भी हमारी काफी शुरू से ये बात हो रही है, स्टार्ट ईयर के स्टार्ट से, जुलाई जून के एंड के हम्म। प्रोग्राम से, कि लेकिन ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम सेक्टर में पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। सही। और तब्दीली आने का रीजन यही है कि हमने एक मेजर जो है वो देखा है कि वॉर की सिचुएशन में मिडिल ईस्ट के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता। तो तब्दीली तो आ रही है, आएगी इसके हाँ। अंदर। और वही प्राइसन हो रही है, कुछ में ज्यादा तेजी से हो रही है, कुछ में जल्दी नहीं हो रही है। तो रिफाइनरी सेक्टर शायद, मेरे ख्याल से अभी भी पूरी तरह से उसमें प्राइसन नहीं हुआ है, लेकिन पीआरएल में जैसे मैंने कहा बहुत शॉर्ट है। एटक रिफाइनरी में शॉर्ट काफी बढ़ रहा है, तो इसको भी देख के चलें, क्योंकि सब कुछ एक साइकिल में नहीं हो जाता, अगर बढ़ना भी है तो आहिस्ता आहिस्ता भी बढ़ सकता है। सही बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं। जी फहद, अपना सवाल कीजिए। सर मुझे ये मालूम करना था सर कि पीटीसी का जो अभी रिजल्ट आया था उसमें जो उसकी ईपीएस है वो उसकी स्टॉक प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही है उसके बावजूद। और इसमें आई थिंक शॉर्ट भी बहुत बड़ी खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये इतना गिरा नहीं, मतलब इतना ही घटा नहीं। तो
उसमें क्या आपको लगता है कि पीटीसी के बारे में जरा सिर्फ ये बता दीजिए। और सर एनसीपीएल का वैसे आपने बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि इसके अपकमिंग जो रिजल्ट है उसमें कुछ एक्सपेक्टेड है कि इसकी ईपीएस में ग्रोथ आएगी। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, मैं मेरा बताने का मकसद एनसीपीएल या ऐसे किसी भी स्टॉक के बारे में ये, लोग समझते हैं जब कोई स्टॉक सस्ता हो जाए तो उसको एवरेज कर लेना चाहिए। देखिए, एवरेज खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आपको फंसा देता है। तो एवरेजिंग जो है वो, या तो बहुत ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी हो तो आप एवरेजिंग करें, या और बहुत छोटा आपका साइज आपकी एक ट्रांजेक्शन का हो तो आप बहुत दफ़ा खरीद सकते हैं, तो फिर सही है, एवरेजिंग सही है। अच्छा, कोई स्टॉक साइडलाइंड हो तो उसके एवरेजिंग करने का कोई खास फायदा होता नहीं, अनलेस के दोबारा रन में ना आए। अच्छा, पहला आपका जो बात थी पीटीसी, पीटीसी में देखें, ये एनसीपीएल वाली बात मैंने पहले कवर कर दी। तो हम्म। एनसीपीएल के रन का इंतजार करें, देखें प्रॉफिट्स कहाँ आ रहे हैं, मैं इन्वेस्टर मूव कहाँ बन रहा है, कम से कम जो बेहतर तरीका है देखने का वो एवरेजेस के ब्रेकआउट्स हैं। तो 20 डेज एवरेज, फिर 50 डे एवरेज, कम से कम ये देखेंगे कोई स्टॉक 20 और 50 डे एवरेज से ऊपर जाना शुरू कर रहा है, और अगर सस्टेन हो रहा है तो ले लें और एवरेज कर लें, लेकिन उस वक्त तक ना करें जब तक कोई रन नहीं आता। दूसरा आपका पीटीसी वाला क्वेश्चन देखे, पीटीसी की कंसोलिडेटेड पहली दफा ही शायद अर्निंग आई है, और उसकी अर्निंग, यूफोन बिजनेस उसका कोई बिजनेस कोई अर्निंग नहीं देता था, शायद लोग उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि इसकी अर्निंग पावर बन गई है, और आगे जाके आपको पता है यूफोन है तो, और आफ्टर द मर्जर एक पावर है, तो फ्यूचर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जाहिर है वो वॉलेटाइल इसीलिए है कि लोगों को जब तक ये रिजल्ट में इंकॉर्पोरेट नहीं हो जाएगा जब तक वो ऊपर नीचे जाता रहेगा। अब कब आएगा उसके प्रॉफिट, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे हैं वो कब इंकॉर्पोरेट होंगे ये टाइम बताएगा, लेकिन डायरेक्शन की वजह से शायद इसको प्राइसिंग कर रहे हैं। सही। बहुत शुक्रिया। जी मुस्तकीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। मतलब, सर ये निषाद पावर और डिजिकॉन सीमेंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताएंगे, इनकी ईपीएस कैसे आएगी? नहीं, हमने कोई एस्टिमेट इस पे नहीं किया हुआ, और वैसे जो है वो डीजी एक्सपेक्टेड बेहतर है, आपने रिजल्ट से भी देख रहे होंगे, लेकिन हमने कोई एस्टिमेट नहीं बनाया हुआ इस पर। थैंक यू सर। जी राव अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सर। सर एक तो छोटा स्टॉक है आयशा स्टील, इसके बारे में बताइएगा। दूसरा सर ये पूछना था कि मुदारबा जो सेक्टर है पूरा, इसकी क्या साइकी है, किस ब्याह पे ये काम करता है, इसके बारे में काइंडली सर बताइएगा। अच्छा, आयशा स्टील, आपको पता है दो ही इस तरह की कंपनीज हैं जो स्टील जो है गाड़ियों में जो यूज हो सकता है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है, वो प्रोड्यूस करते हैं, इंटरनेशनल स्टील और आयशा स्टील। दोनों ही जो हैं वो कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे, और मुझे ओवरऑल स्टील सेक्टर से तो बेहतर है, और जो बाकी तो सब लॉस में चले गए, जो हॉट रोल्ड स्टील है हमारा, लेकिन जो है वो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी फ्लैटिश ही है। मैं सारी चीज़ों को देखिए, मेरी अपनी एक लॉजिक है, मेरी मेरी लॉजिक ये कहती है कि जो हमारा क्वार्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी वहां से शुरू हुए हैं जब हमारा, मतलब आपको पता है ना, टैक्सेशन के मसाइल हैं इनके साथ, नॉन कॉम्पिटिटिव स्टाइल की टैक्सेशन है हमारी, जो स्टील सेक्टर को इफेक्ट कर रही है, फॉर्मल स्टील स्टील सेक्टर को। तो प्रॉब्लम मेरा अपना ये व्यू है कि प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई है क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा शायद एक्सेस है, और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान में आ ही रहा है, और ये कंपटीशन जो है वो इन लोगों को दे रहे हैं, हालांकि एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह लग रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, प्रोटेक्शन भी कुछ हद तक मौजूद है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है। और जी, सर ये मुदारबा सेक्टर के बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा। मुदारबाज में देखे तीन चार अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, बाकी क्योंकि लो वॉलेटाइल, लो वॉल्यूम आइटम है, लो फ्लोट इसका लो है, तो लोग इसकी प्राइसेस को अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं घटाते हैं, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बढ़ती हैं, काफ़ी तेज़ी से गिर भी जाती हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर प्राइसेस
इरेशनल तरीके से बढ़ती गिरती हैं, तो उसकी कोई लॉजिक नहीं बता सकता मैं। उसमें मैं आपको क्या लॉजिक बता, लेकिन जो चीजें स्ट्रांग हैं वो इस तरह नहीं परफॉर्म कर रही। जैसे फर्स्ट अभी मुदारबा है, तो ये तो इस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले शायद 2-3 रुपए जो उसने डिविडेंड देना है वो बढ़ जाए, और फिर एक्स होके वहीं पे आ जाता है, या 1-2 रुपए शायद रिटेन कर जाता है प्राइस में, कैपिटल गेन में। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस है फर्स्ट प्रॉब्लम की। लेकिन जो अदर मुदारबाज हैं बहुत सारे, जो जिनकी परफॉर्मेंस प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, वो मार्केट से ही चल रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स चलाते हैं शायद उनको, उनकी मुझे कोई लॉजिक आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच सर। जी। बहुत शुक्रिया। जी सुमैया, अपना सवाल करें। सलामकुम। जी। सर मुझे डब्ल्यूटीएल के बारे में पूछना था। उसकी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि आई गेस शेयर स्प्लिट हो रहे हैं। आप कुछ अपडेट कर दें उसके बारे में। और दूसरा मुझे ट्रीट के बारे में पूछना था, अपकमिंग देखिए, टारगेट। सही है, WTL में तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। वो समझ लें वो अपने शेयर्स को खत्म कर रहे हैं, और फिर उसके बाद स्प्लिट कर देंगे, तो आप वहीं के वहीं पहुंचेंगे जहाँ पे अभी हैं। तो आपके शेयर्स पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका क्या इम्पैक्ट है एग्जैक्टली, क्यों ये कर रहे हैं, ये इसका मुझे सही आइडिया नहीं है। कोई बारीक बात होगी जो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मतलब आपके शेयर्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जितने शेयर्स वो कैंसिल करेंगे उतने शेयर स्प्लिट से ऐड हो जाएंगे। तो शायद रीस्ट्रक्चरिंग ही है, और कोई इसका वो मकसद नहीं है। जी। दूसरा, और आपका ट्रेड ट्रेड कॉर्पोरेशन हम कवर नहीं करते हैं। तो वही प्रॉफिट आपको मैं जैसे अपनी लॉजिक बार बार ये बता चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, कि हम लोग प्रॉफिट देख के काम करते हैं। कंपनीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज जिसमें फ्यूचर में प्रॉफिट आना हो या स्पेकुलेशन हो के आएगा, उसको फिलहाल हम कवर नहीं करते। जब आएगा तो देखेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी सादत, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये लास्ट वीक आपको आपने देखा होगा कि एयरलिंक कॉर्पोरेशन में जो है एक न्यूज़ आई थी ना, अपनी सब्सिडरी और अपना ईवी से रिलेटेड की जो है अपना इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या, लास्ट कौन सी मंडे को तो इसमें कॉर्पोरेशन? आपकी आवाज एयरलिंक स्लो आ रही है, आप कॉर्पोरेशन, अपना सवाल दोबारा रिपीट करें। एयरलिंक कॉर्पोरेशन से रिलेटेड मेरा सवाल है। ए लिंक में, जी 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 जी। जी जी, तो ये था कि मतलब लास्ट वीक तो इसमें एक मूव आई थी इंट्राडे में। लेकिन उसके बाद जो है फिलहाल इसमें कोई मूव नहीं है। तो आप इसे फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया। आप आफ्टर द मूव तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिफोर द मूव मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है आइडेंटिफाई करने का कि क्या होगा इसमें। इस एयरलिंक भी वन ऑफ दो स्टॉक है जो अपना पूरा मूव प्राइस डिस्कवरी जिसको हम कहते हैं वो कर चुका है। तो 180 पे गया था, उसके बाद इसमें कोई मूव आई नहीं है। और जो भी अब इसकी प्राइस है वो प्लस माइनस एक रेंज में ही रहती है। तो जब तक कोई मूव मूव मैंने कहा आइडेंटिफाई करें थ्रू एवरेजेस। एवरेजेस में देखेंगे कौन सा स्टॉक अपनी 20 और फिर 50 डे एवरेज को ब्रेक कर रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कहीं पे जहाँ पे एटलीस्ट, देखिए चार्ट से भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन मैं एक सिंपल मेथड कह रहा हूँ कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इस तरह देखें। बाकी स्टॉक में मूव जब भी आती है जब उसमें सिग्निफिकेंट पोटेंशियल जमा हो जाता है ग्रो करने का। तो आपने लास्ट जो एयरलिंक का 30 से 180 वाला मूव था, वो वहां पे सिग्निफिकेंट, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ थी, पता नहीं मेरे ख्याल से ठीक ठाक अब नंबर्स मुझे याद नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ थी सेल्स की। तो वो सब एक साथ इंकॉर्पोरेट हो गया है। अब दोबारा से ये गैप कब खड़ा होता है और कब से वो दोबारा एक रन देता है, ये आपको एवरेजेस से फॉलो करें, जहाँ ब्रेकआउट आए वहां पे इसकी पोजीशन लें। सही। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर अब मुझे बताएं कि अब कल की मार्केट का क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो व्यू पॉजिटिव ही है। कोई ऐसी जो है न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। पॉजिटिव न्यूज़ है। क्या लग रहा है आपको, कल की मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा? वही आपकी वाली बात है कि अ, मैं सिर्फ उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि इन्फ्लेशन का नंबर आपने देख लिया होगा, 9.2 आया है। हम्म। और ये बेस इफेक्ट है, और लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेड था ये।
और कुछ लोग शायद 8.25 भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बहरहाल 9.25 एक अच्छा नंबर है, कम से कम एक मार्केट के लिए एक अच्छा ब्रीदर है, क्योंकि ऑयल प्राइस काफी हैवी थी हमारी जो हाँ। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। उसके बावजूद हम लोग 9.25 पे खड़े हैं, तो 11.5 से एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मार्केट को तो यही चीजें मैटर करती हैं कि हमारी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। राइट। एटलीस्ट 2-3 मंथ्स हमारा ये डाटा पुरसुकून रहने की उम्मीद है। बट हम्म। सो फार अगर हमारा ऑयल जो है वो $100 मजीद। के अंदर रहता है, तो हम्म। अभी तो बहुत कंफर्टेबल है ऑयल, बट बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे है। लेकिन इंटरनेशनल प्राइस की बात करें, हम्म। लेकिन अगर कंफर्टेबल भी रहता है बिलो 100, तो भी कोई मार्केट को इशू नहीं है। सही। जी फैसल, अपना सवाल कर लें जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक क्वेश्चन ये करना था फंड्स के बारे में। जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो आता है वार का या वैसे कोई हलचल हो रही होती है हालात में, तो फंड्स बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं। और लास्ट सेशन में आपने किसी क्वेश्चन के आंसर में ये बताया था कि इनको सेलिंग करनी पड़ती है। हम्म। तो वो मैं जानना चाह रहा था कि ये किस लिए इनको सेलिंग करनी पड़ती है। और एक दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि अ, जब प्री ओपन मार्केट होती है उसमें हम देखते हैं कुछ ऑर्डर्स बहुत ही एक्सेप्शनल प्राइस पे लगे होते हैं। अगर बाइंग है तो बहुत ऊपर वाली प्राइस पे बाइंग कर रहे होते हैं, और कुछ सेलिंग होती है वो बहुत डाउन प्राइस पे कर रहे होते हैं। तो इसका ये किस लिए लोग कर रहे होते हैं, इसके क्या रीज़न है? थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा देखें ना, पहली बात आपकी प्री ओपन वाली से ही चलता हूँ। और प्री ओपन में जो आप क्वांटिटी देख रहे होते हैं उसके ऑर्डर के साथ, वो क्वांटिटी बाजू का बहुत छोटी होती है। तो अगर कोई बहुत नीचे लगा रहा होता है तो उसकी क्वांटिटी देखा करें, वो एक दो स्टॉक पर। अगर लोअर लॉक पे कोई ऑफर कर रहा है तो वो एक दो स्टॉक होते हैं, या इसी तरह बाय कोई बहुत ऊपर लगा रहा है तो वो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम होते हैं, तो वो उसको आप इग्नोर कर दिया करें, रेलेवेंट नहीं होता वो खत्म भी हो जाता है। क्योंकि आप कुछ जो इनका नया मेथड है उसमें आप वेटेड एवरेज वगैरह नहीं हो रहा होता, तो सीधा सीधा ही आ रहा होता है जिसने जो लगाया, तो वो क्वांटिटी नहीं आ रही होती उसके सामने। तो वो क्वांटिटी होती भी नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डील्स होती हैं इसके आगे सामने एक दो शेयर्स ही होते हैं। तो इसको तो इग्नोर कर दें। दूसरा आपका सर इसमें सवाल था मैं ये सोच रहा था इसमें कि मे बी क्योंकि जिसकी प्राइस ज़्यादा अप है, और अगर कम प्राइस पे जैसे जैसे ही ओपन होती है कुछ लोग बाय करना चाह रहे हैं, तो जिस प्राइस पे ओपन होता है तो सबसे पहले उनके ऑर्डर प्लेस हो जाते होंगे, एग्जीक्यूट हो जाते होंगे। ऐसा तो है बिल्कुल, लेकिन जो आपको नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन पे प्री ओपन में, वो लोएस्ट बिड और हाई लोएस्ट ऑफर और हाईएस्ट बिड आ रही होती है। एग्जैक्टली सर। तो लेकिन उसके अगेंस्ट क्वांटिटी नहीं होती है। आप स्क्रीन में देखेंगे तो जी आपको सर, वो नजर काफ़ी आएगा कम होती है, बिल्कुल वो एग्जैक्टली। वो ऐसे ही होता है, मार्केट डिस्टॉर्शन होती है वो। दूसरा आपका म्यूचुअल फंड वाला सवाल है। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो रिडेम्पशन और इन्वेस्टमेंट के मौके पे फंड मैनेजर नहीं चाहता कि उसकी परफॉर्मेंस खराब हो। तो वो रिडेम्पशन और इन्वेस्टमेंट को इस तरह ट्रीट करता है जैसे उसके लिए कोई इवेंट नहीं है, तो वो अपने पोर्टफोलियो को नहीं चेंज करना चाहता। तो वो ये करता है कि जब कोई रिडेम्पशन डालता है तो वो उतने की सेलिंग आगे कर देता है ताकि उसका पोर्टफोलियो इफेक्ट ना हो, क्योंकि उसको तो पैसे देने हैं। तो वो सेलिंग उसी अमाउंट से, अगर बड़ी रिडेम्पशन आ जाती है तो वो उसी बड़ी अमाउंट से सेलिंग कर देता है, ताकि अगर उसने फर्ज करें 2% कैश रखना है, तो ऐसा ना हो कि वो उसका 1% पे आ जाए, क्योंकि 1% उसको रिडेम्पशन की पेमेंट करनी है, तो 2% कैश पे ही रहता है। जितने पैसे आते हैं या जाते हैं वो सेलिंग या बाइंग कर देता है। तो पहले तो फंड मैनेजर अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इससे इफेक्ट तो नहीं होनी चाहिए ना कि आपने पैसे डाल दिए आपने पैसे निकाल दिए, खासकर ये जो बड़े पैसे आते या जाते हैं। तो ये रीजन होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। और दूसरा आप ये देखें, डिस्क्रिशन उनका नहीं होता है। इस बात को साबित इससे भी किया जा सकता है कि हमेशा गिरती हुई मार्केट में बायर इंडिविजुअल होता है। जो आजाद होता है जाहिर है उसकी मर्जी होती है, वो जब बाय करे जब सेल करे, उसको कोई पाबंदियां नहीं होती हैं। तो हमेशा गिरती हुई मार्केट में बायर इंडिविजुअल होता है, और बढ़ती हुई मार्केट में सेलर इंडिविजुअल होता है। वो सस्ता खरीदता है महंगा बेचता है, सिंपल काम कर रहा होता है। म्यूचुअल फंड में थोड़ी मुश्किल, थोड़ा उनका अलग हिसाब है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, ठीक जज़ाकल्ला, है। समझ आ गई।
जी जी। बहुत शुक्रिया जी। वसीम, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा सर, जी मेरा भाई। एक क्वेश्चन आवाज है। नहीं आ रही। जी, मेरा क्वेश्चन है मिजान बैंक के रिगार्डिंग और एमसीबी बैंक। मिजान बैंक की स्पेशली प्राइस टू हाई हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये 600 को अप्रोच करेगा? और इसी से रेलिवेंट मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है 2026 एंड तक आप मार्केट का क्या टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहली बात मीज़ान बैंक और सी मार्केट। सही। मीज़ान बैंक में देखें, बैंकों में बस एक लॉजिक ये समझें, अगर बैंक कोई गलती नहीं करता तो उसको 15 से 16% ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। गलती का क्या मतलब है? गलती जैसे वो लोग बहुत लंबी कोई शर्त ले लें, ज- जैसे अभी इंटरेस्ट रेट अगर गिर रहा है तो वो ये बेट ले लेंगे इंटरेस्ट रेट तेजी से गिरेगा, और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है वो ले लें। और तो उस सूरत में अगर बहुत लॉन्ग टर्म लेते हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट ना गिरा और बढ़ गया तो उनका लॉस हो जाएगा। मीज़ान बैंक इस तरह की कोई गलतियां करता नहीं है आमतौर पे। उसकी हिस्ट्री ये है कि वो बड़ा स्मूथ रहता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव्स नहीं करता है। और उसकी जो मेन इनकम है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ही आती है। तो जो नॉन जो वो वाली इनकम होती है जो बार बार मतलब डिपेंड करती है हर साल, वो वाली इनकम उसकी इतनी है नहीं। फिर बैंकों का 15-16% ग्रोथ डिपॉजिट की ग्रोथ से आती है। उसमें से 10% तो उसका प्रॉफिट से ही आ जाता है, मतलब जो डिपॉजिटर को पैसे मिलते हैं प्रॉफिट के। अगर वो 5-6% भी बढ़ जाए तो वो आ गया, 10% वैसे ग्रोथ आ जाती है, तो 5 और 10 15 हो गया ना। तो बैंकों को 15% ग्रो करने से रोकना मुश्किल काम है, तो 15% ग्रो कर ही जाते हैं। तो 600 प्लस होना इसका कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलती ना करे तो। दूसरा सवाल आपका था, सॉरी मैं भूल गया। एक मार्केट के रिगार्डिंग और एक एमसीबी के। जी, एमसीबी भी वहीं उसी के अंदर आ जाता है। मीज़ान बैंक में थोड़ा प्रीमियम है क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है, उनकी सिक्योरिटीज का एक्सपोजर उस तरह से नहीं होता है जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने से और या नीचे जाने से उनको बहुत ज्यादा नुकसान या नफा दे। तो वो तो और रिटेल की उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है। एमसीबी की थोड़ी वो है, थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन उस तरफ ज्यादा है सिक्योरिटी साइड पे, तो वहां पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए मार्केट ने शायद एमसीबी को बहुत प्रीमियम पे नहीं रखा हुआ है, मीज़ान को बहुत प्रीमियम पे रखा हुआ है क्योंकि ज्यादा स्टेबल स्टॉक है। और वैसे मार्केट का ये पूछ रहे हैं कि दिसंबर तक जो है ये आप कहाँ तक देख रहे हैं मार्केट को। देखिए, अभी आप इंटरेस्ट से ही चलें, जैसे आजकल ऑयल बना हुआ है ना सब चीजों की खबर। हाँ। कुछ अरसे बाद हमारा पॉलिसी रेट और ये सब बन जाएगा। अभी तो 2-3 महीने मैंने कहा इरेलीवेंट है, पॉलिसी रेट कहीं नहीं जाता, सही। पॉलिसी रेट यहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर ये वॉर सेटल हो जाती है तो आप सोचे, अगर वॉर के साथ पॉलिसी रेट स्टेबल है तो वॉर सेटल होके कहाँ जाएगा। तो पॉलिसी रेट ठीक ठाक डिक्लाइन देख सकते हैं हम यहाँ से भी 9% की तरफ। और अगर ये होता है तो फिर हम अच्छा रिटर्न देख सकते हैं मार्केट में। तो आप इस तरह देखें ना, 20% डिक्लाइन होता है पॉलिसी रेट में तो 20% मार्केट का इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सही। और सर, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? आज हमारी मेरी वही है अभी भी टॉपिक्स जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में शेयर की थी। एक आध कुछ चेंज हुई होगी लेकिन मैंने उसको रिफ्रेश नहीं किया अभी, अच्छा, रिफ्रेश क्योंकि नहीं किया है। कुछ स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, कुछ हाँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर लेते हैं। सही। जैसे डीजी काफी बढ़ गया है हमारे जो हाँ। है वो लास्ट बताने वक्त के हम्म। बाद एसएनजीपी बढ़ गया है काफी। हम्म। तो 7%, 8, डीजी 10% बढ़ गया है, एसएनजीपी 8% बढ़ गया है। तो सही। बहरहाल कुछ, लेकिन गुंजाइश अभी भी बहुत है इन स्टॉक्स में। ये अच्छा। सारे जो हमने 10 स्टॉक्स की लिस्ट शेयर की थी। सही सर, फिर भी क्या जो है वो कहते हैं ना कि कुछ टिप पे कौन सी स्टॉक्स हैं जिनको आप मेंशन करेंगे? मैंने कहा पीआरएल अवॉइड करें। बहुत खतरनाक गेम चल रहा है, जो भी चल रहा है बहुत बढ़ जाएगा या बहुत गिर जाएगा, खतरनाक हुआ हुआ है। जी। मुझे शॉर्ट का जो वो है अगेंस्ट चलना, मैंने बहुत रेयर देखा है कि शॉर्ट लोग वालों को बहुत नुकसान हो रहा हो, जो आजकल बहुत हो रहा है। हाँ। जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो 40 से
40-50% तक शॉर्ट कर चुके हैं, वो गिर नहीं रहे स्टॉक्स। तो लोग काफी लॉन्ग हो रहे हैं और ये काफी खतरनाक होता है मार्केट के लिए, क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज कब आ रहा है और लोग जो अपनी शॉर्ट कवरिंग कब कर रहे हैं ये आपको नहीं पता चलता, और एक्चुअल मार्केट कब बढ़ रही है ये आपको नहीं पता चलता। तो थोड़ा सा उन स्टॉक्स को अवॉइड करें सही। जिनमें शॉर्ट्स हैं, और बाकी जो है वो मेन स्टॉक्स में रहे, मेन जो हमारे प्राइम स्टॉक्स हैं। रिजल्ट सीजन है, आप देख रहे हैं कुछ जो सीमेंट सेक्टर की टॉप लाइन में ग्रोथ बहुत है, अच्छी 25-25% ग्रो कर रही है टॉप लाइन इनकी। तो बैंकिंग सेक्टर के आप देख रहे हैं रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और एच कार का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एफएफसी का अच्छा आया, पीटीसी ने टर्न अराउंड किया कंसोलिडेटेड पे, और टेक्सटाइल के आज कुछ अच्छे रिजल्ट समझ में नजर आए। जो अवॉइड करने का है, शुगर सेक्टर के खराब रिजल्ट्स आए हैं, आईटीपीस के खराब आ रहे हैं, वो जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट्स उनके वो हैं, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट्स नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लोग पुरानों के हिसाब से देखते हैं। सही। एग्रीटेक, सिक्योरिटी पेपर, एक्साइड, क्रेसेंट स्टील के सबके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, सही। लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के साथ रहें और आगे देखें, यही सेक्टर्स में ही विनर्स मिलेंगे आपको, सीमेंट वगैरह में और बैंकिंग में और ऑटोज में, और सही। मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर में तो खैर एक स्टेबल सेक्टर है, हाँ। एफएफसी उनका विनर होना था, हम्म। बाकी तो वो आ गया रिजल्ट। ये इफर्ट का। सही सही। और अच्छा जी, जो टॉपिक सर फैसल ने हमें बताई थी लास्ट प्रोग्राम में, उन्होंने पूरी लिस्ट बताई थी, और जिसमें से उन्होंने अभी चंद स्टॉक के बारे में बताया कि वो उन्होंने परफॉर्म किया है, ऑल दो कि उनमें अभी मजीद पोटेंशियल है। जी हाँ। तो टॉपिक के लिए जो है वो पूरी लिस्ट देखने के लिए आप जो है हमारा जो है वो प्रीवियस प्रोग्राम जो था, आई थिंक 24 तारीख को था हमारा वो प्रोग्राम, जी जी, आप 24 जाके को था। जी 24 जुलाई को था, तो वो जाके आप रिव्यू कर सकते हैं बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर फैसल, आपका थैंक यू वंस अगेन। और मैडम एक क्वेश्चन था, अगर काइंडली एक छोटा सा क्विक। अच्छा, चलिए जल्दी से कर ले। जी जी। अच्छा वैल साहब, ये रिगार्डिंग है बैंक मकरमा बीएमएल। इसका सुनने में आ रहा है कि जो इसके जो ओनर्स हैं वो शेयर्स अपने दे रहे हैं 50 to 60% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। तो ऐसी न्यूज़ गर्दिश कर रही है, तो ऐसी कोई है आपकी नॉलेज में विदाउट डाइल्यूशन, यानी इसमें वो बोनस का एक्स नहीं होगा? तो दूसरा, कोई यूबीएल की इनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने सेल की है जिस पे कैपिटल गेन है, तो इससे मुतालिक कोई है आपके पास इन दोनों की इंफॉर्मेशन? ये बैंक मुकरमा, आप उसकी रेलेवेंट देखें कि उसकी कैपिटलाइजेशन क्या है और बैंक इस्लामी की क्या है, तो खुद ही आप जज कर लें कि बैंक मुकरमा से दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर आप देखें जेएस, बैंक इस्लामी कुछ अर्से पहले जब 95 का था, तो जेएस और बैंक इस्लामी दोनों मिल सकते थे बैंक मुकरमा की कीमत पे। तो आप सोचें कितना महंगा शेयर है ये। तो दूर रहना चाहिए इस स्टॉक से, चाहे वो कोई भी बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी लोगों ने बड़ा जो है वो, मेरे ख्याल से जो एक्स हुआ था 95 पे जो खुला था ये, उसमें काफी लॉस किया लोगों ने, क्योंकि उसमें पहले लॉस था, उसके बाद फिर मजीद प्राइस गिरी, तो ठीक ठाक लॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी गिरने की इसमें बहुत गुंजाइश है। दूसरा, आपका यूबीएल को मैंने फॉलो नहीं किया, उन्होंने क्या बेचा है मैंने अभी फॉलो नहीं किया। सही, बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स। जी जी। थैंक यू सर फैसल वंस अगेन। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।